हमारी मनोरंजन की सरकारी समान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में, जो 344 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक चलत है। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराण में उसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्मनंद था, जबकि पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्म का नाम उग्रसेन था। उग्रसेन का नाम महापद्मनंद इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास 10 पद्म सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी। सभी ग्रंथों ने उसे नाई जाति का बताया है। यूनानी लेखक कर्टियस ने अलेक्जेंडर के समकालीन नंद सम्राट घनानंद के विषय में लिखा है कि घनानंद का पिता महापद्मनंद नाई जाति का था। वह अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रिय पात्र बन गया तथा उसके प्रभाव से राजा का विश्वास पात्र बना। फिर धोखे से उसने राजा की हत्या कर दी। उसके बाद राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अंत में उसने राजकुमारों की हत्या कर दी। इस प्रकार महापद्मनंद मगध का सम्राट बना। महाबोधि वंश में कालाशोक के जिन 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है वे अवयस्क थे तथा महापद्मनंद उसका संरक्षक बनकर अपने सारा काम कर लिया। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार उसी के द्वारा किया गया। मगध के सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा वही साबित हुआ। उसे कलिकांश, सर्वछत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार भी बताया गया है। उसने तत्कालीन सभी राजवंशों को परास्त किया और एक छत्र राज्य की स्थापना की। उसने जिन राजवंशों पर विजय हासिल की उनमें इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, पंचाल, कलिंग, मैथिल, है, वितिहोत्र, कुरु, सुरसेन आदि 10 राज्य शामिल थे। पुराणों के अनुसार इन राजवंशों में इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, है ने 28 वर्ष, पंचाल ने 27 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष और मैथिल ने 28 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्षों तक शासन किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मनंद मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों को अतिक्रमण कर गई। वह पहला मगध शासक था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराया। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस वंश में मतलब कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण से उस वंश को संभवतः नंद वंश कहा जाता है। और महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के 9 शासक इस प्रकार से थे: उग्रसेन, जिसे महापद्मनंद भी कहते हैं, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतकाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविशानक, सतमा दशीधक या दर्श सिद्धक, 8वां कैवर्त और 9वां घनानंद या घनानंद। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो अलेक्जेंडर सिकंदर का समकालीन था। अलेक्जेंडर में सिकंदर। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज यानी उग्रसेन या पद्मनंद का पुत्र कहा है। महसाल उसका सेनापति था।
घनानंद का साम्राज्य काफी विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिणापथ में कलिंग भी इसके अधीन था। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था और कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही अलेक्जेंडर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से सिकंदर का अलेक्जेंडर का भारतीय अभियान अधूरा ही रह गया। नंद वंश के शासन के समय ही भारत पर अलेक्जेंडर का आक्रमण 327 ईस्वी पूर्व में हुआ था। टर्नर के अनुसार वह एक लालची शासक था और उसे धन बटोरने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के नजदीक एक पर्वत गुफा में छिपा कर रख दी थी। उसने वस्तुओं के अलावा पशुओं के चमड़े, वृक्षों के गोंद तथा खनन योग्य पत्थरों पर भी कर लगाकर अधिक से अधिक धन का संचय किया। वह अपनी असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद राज्य की आम जनता का विश्वास नहीं जीत सका, बल्कि राज्य की प्रजा उससे घृणा करती थी। अपने शासन काल में घनानंद ने जनकैद की घोर उपेक्षा की तथा उस काल के एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किए। वे छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर बड़ी बड़ी कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता नंदों के शासक के खिलाफ हो गई। चारों तरफ घृणा और असंतोष का वातावरण बन गया और इसी स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की पदस्थापित कर उसकी हत्या कर दी गई और जनता को इस अत्याचारी नंदवंश से मुक्ति दिलाई। इस तरह से नंदवंश का अंत 381 ईस्वी पूर्व में हो गया और इस नंदवंश के शासन काल में मगध आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। सातवीं सदी के चीनी यात्री हेनसेंग ने भी नंदों को अतुल संपत्ति की रोचक कहानी सुनी थी। उसके अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे, जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक संपन्नता के कारण राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया। व्याकरण के महान विद्वान और आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के ही मित्र थे। पाणिनि ने पाटलिपुत्र में ही शिक्षा ग्रहण किया था। वर्ष, उपवर्ष, वरुरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंदों के शासन काल में हुए। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे तथा उन्होंने अपने शासन काल में कई जैन मंत्रियों को नियुक्त किया था। कल्पक इस मंत्रियों में पहला था। सक्टार तथा स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। नंद शासकों के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी, जो अच्छे हथियारों के निर्माण में उपयुक्त था। यहाँ नए शस्त्रों का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिला कंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी साबित हुए। इस क्षेत्र में कच्चा लोहा और तांबे जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी।
मगध का राज्य मध्य गांगेय घाटी के केंद्र में स्थित था। यह क्षेत्र अधिक उर्वरक और समृद्ध थी। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए एक अनिवार्य कारक था। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में थी और इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। इस क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार करना आसान हो जाता था। मगध की दोनों राजधानियों राजगृह और पाटलिपुत्र प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सुरक्षित थे। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से जानकारी प्राप्त होता है कि सिकंदर के समय में सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी प्रचलित हो चुके थे और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक मगध साम्राज्य पूरे उत्तरापथ के व्यापार का नियंता बन गया था। मगध की आर्थिक संप्रभुता से साम्राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया और इस वंश का अंश चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया।